स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज फ्राइडे के दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। निफ्टी 53 अंक नीचे, निफ्टी बैंक में ज्यादा दबाव। निफ्टी बैंक 500 पॉइंट टूटा क्योंकि एचडीएफसी बैंक उस Q1 अपडेट के बाद जो खराब था झटका खा रहा है और इसने बाकी पूरी बैंकिंग यूनिवर्स को नीचे खींचा है। एचडीएफसी बैंक आज 4% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ 1653 के लेवल्स पर आ चुका है और बाकी बैंकों पर भी प्रेशर बना है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि थोड़ी सी पॉजिटिव आपको दिखाई देगी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में आउट परफॉर्मेंस है। मिड कैप इंडेक्स 235 अंकों की बढ़त पर इस समय कारोबार कर रहा है, इसीलिए बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। कुछ देर पहले ये मामला पलटा था क्योंकि ऊपरी लेवल से मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप्स में कुछ मुनाफा वसूली आ रही थी, लेकिन अब स्थिति फिर से कंट्रोल में और तेजी वाले ट्रेड्स जाहिर तौर पर ज्यादा हैं अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं। लेकिन इंडेक्स में क्या हो रहा है? एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा ड्रैगर है, 124 पॉइंट गवाता हुआ। फिर एमएनएम, टाइटन, टीसीएस की तरफ से भी बिकवाली का दबाव है। रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है आज मार्केट को। एलएनटी में खरीदारी, कल जाते जाते आपको याद होगा ओएनजीसी हम स्पॉट कर रहे थे पिछले 5 से 8 मिनटों में क्लोजिंग के दौरान, और वो मोमेंटम बरकरार है। और एसबीआई में भी आज हम देख रहे हैं हल्की सी खरीदारी है। तो ये इनफैक्ट एक पॉकेट है जहां पर स्ट्रेंथ बनी हुई है। ऐसे में हमारे जानकार जो इस पूरे हफ्ते हमारे साथ बने हुए हैं उनके रिटर्न्स कैसे हैं और आज बाजी कौन मारेगा, इस पर बातचीत होगी। ये देखिए रिटर्न्स, अरुण लीड कर रहे हैं 8.4% के रिटर्न्स के साथ। इनके ठीक पीछे लगभग 6% के रिटर्न्स अमित के हैं एंड 5.5% के रिटर्न्स यहाँ पर आशीष कमा रहे हैं। तो पहले मार्केट को समझ लेते हैं। आशीष बताइए आप कैसे पढ़ रहे हैं इस मार्केट को, क्योंकि ऊपरी लेवल से एचडीएफसी बैंक का ये फिर एक्सीडेंट दबाव डालने लगा है। बिल्कुल, देखिए ओवर पास्ट फ्यू वीक्स अगर हम देखें तो बहुत ब्रॉडर मार्केट रैली नहीं कर रहा है। चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग है, हैवी वेट्स में बाइंग थी, जिस कारण से इंडेक्स ऊपर जा रहा था। आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन ये है कि निफ्टी ने जो लो बनाया करीबन 170 के आसपास, वहां से एक बाइंग देखने को मिली है। तो गुंजाइश एक रेंज में रहेंगे, एक सीमित दायरे में रहेंगे। ऊपर में 24,350 का जो लेवल है वो एक हर्डल की तरह काम करेगा और नीचे में आज का जो लो है 24,170 के आसपास वो सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से रेंज में रहेंगे, लेकिन फिलहाल मार्केट फिर भी बाय ऑन डिप्स में रहेगा। यहाँ पर हम बाइंग करके ही चलना चाहेंगे और गुंजाइश है 24,350 अगर निफ्टी निकालता है तो हम वापस से लाइफ टाइम हाई लेवल्स यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी वहां से रुझान बेहतर होता है या नहीं। आपकी क्या सलाह होगी अरुण, इस तरह के मार्केट में कोई खास अपॉर्चुनिटी जिस पर आप लोग नजरें बनाए हुए हैं? गुड मॉर्निंग अशिता जी। अगेन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप में है। अगर पिछले 2 या 3 दिन में भी देखें तो पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है और काफी स्टॉक्स को पिक भी किया है, पूरे पैनल ने पिक किया, उसमें भी अच्छा मुनाफा बना है। तो पीएसयू, मेटल्स, ये दो सेक्टर काफी अच्छे लग रहे हैं। इवन फार्मा स्टॉक्स में भी काफी अच्छे बड़े रुझान नजर आ रहे हैं। तो अगर मार्केट को हटा दें, मार्केट आज प्योरली आप कह सकते हैं बैंक निफ्टी ड्रैग कर रहा है। एचडीएफसी, इवन एचडीएफसी के अपडेट के बाद दूसरे बैंक भी उसका साथ दे रहे हैं। तो बैंक मार्केट जरूर नीचे है पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी काफी अच्छा बना। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है। अमित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, जहाँ तक अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज के सत्र में हमने देखा है कि निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दिया है और एक थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक का भी नेगेटिव न्यूज़ है। वी हैड अ फैंटास्टिक रन इन द मार्केट इन लास्ट 7-8 डेज और थोड़ा सा निफ्टी कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड हो गया था फ्रॉम 10 डेमा। तो मुझे लगता है कि इस पुल बैक में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट निफ्टी में टच द 10 डेमा विच इज़ अराउंड 24,000। तो एक बार इंडेक्स को अवॉइड करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक हम चलेंगे। तो इंडेक्स को अवॉइड कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक चलेंगे, ये फिलहाल रणनीति है। एक बार अमित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, उससे पहले एक बार टॉप ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आशीष कयाल का न्यू इंडिया एश्योरेंस करीब 4.5% के रिटर्न्स कमा कर गया। मैपमा इंडिया अरुण का ट्रेड था, 2% की कमाई हुई और अमित ने इनफैक्ट कल राइट्स दिया था, 2-2.25% तक के रिटर्न्स बने। अमित बताइए आज का सौदा क्या रहेगा? मेरा आज का पहला स्टॉक रहेगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को बाय करें। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। टारगेट्स रहेंगे लगभग 1900 रुपीज़ के और स्टॉप लॉस रहेगा 1700। मेरा आज का दूसरा स्टॉक रहेगा IRFC।
IRFC का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसने काफ़ी एक अच्छा बेस बनाया है लगभग 6 महीने का, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपने 10 डमा के ऊपर एक नैरो रेंज कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल है, वॉल्यूम अपटिक भी काफ़ी अच्छा है। तो IRFC बाई करें, स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 177 रुपीज़ का और टारगेट रहेंगे 195 के। तो दोनों ट्रेड्स इनफैक्ट अमित ने दे दिए हैं। भारत डायनामिक्स 1900 के टारगेट के लिए तेजी, 1702 का स्टॉप लॉस, और IRFC 195 का टारगेट है, 177 का स्टॉप लॉस। ये अमित के ट्रेड्स हुए। आशीष का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लाएंगे। आशीष ने आज प्रॉफिट बुक किया न्यू इंडिया एश्योरेंस पर 261.50 के लेवल्स पर। न्यू इंडिया एश्योरेंस इस समय 266 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और साथ ही इन्होंने प्रॉफिट बांधा है SJVN में भी। ये अगर होल्ड करते तो शायद और गेन्स मिलते आपको, आशीष। बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा NIACL में बहुत ही अच्छी बढ़त देखी गई है, करीबन 266, मैंने अराउंड 261 के आसपास बांध लिया। तो जो व्यूअर्स है, अगर उन्होंने भी होल्ड किया होता तो बहुत अच्छा उन्हें मुनाफा मिलेगा। तो ओवरऑल तो रुझान यहाँ से ये स्टॉक मेरे ख्याल से 272 273 तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है, लेकिन सुबह मार्केट नरम था, तो वो चलते हुए प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट था। ओके, तो फेयर इनफ, लेकिन वहां पर मोमेंटम आया, तो अब इस समय नया ट्रेड क्या लेंगे? देखिए, अमित ने 2 स्टॉक दे दिए, उसमें से दूसरा स्टॉक जो उन्होंने दिया वो IRFC मेरे भी रडार पर था, वो स्टॉक था बाई में। लेकिन देखते हैं, अभी दूसरा स्टॉक में जो देना चाहूँगा वो है TVS सप्लाई चेन। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप हुए, ब्रेकआउट आया इस स्टॉक के अंदर। तो गुंजाइश है यहाँ से हम टारगेट 215 का इस स्टॉक में देख पाए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 188 का। 188 का। टफ लक। एक्चुअली अमित ने दोनों अनफॉर्चुनेटली आपके लिए साथ में दे दिए, बट आई एम श्योर TVS सप्लाई चेन में भी मोमेंटम है 3% का। 215 का टारगेट आप दे रहे हैं, 188 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। अरुण का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और अरुण ने भी इनफैक्ट एक तो मैपमा इंडिया में अच्छे रिटर्न्स बनाए, वहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। कल BML भी एग्जिट 4680 पर किया। ये 4680 आपने एग्जिट किया, आज तो 5200 पर आ चुका है, उसके ऊपर। अरुण, मैं वही पूछूंगी, एनी रिग्रेट्स? जी मैम, इसका भी काफी रिग्रेट रहा है। इवन कोचिन शिपयार्ड में मैंने 10 से 12% गेन्स वहां पे भी एक लास्ट ट्रेड में मिस किए थे। इवन BML में मैंने मिस किया है। तो इसी सेक्टर्स के साथ और एक स्टॉक देना चाहूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं वो शेयर कर देता हूँ। नहीं, आई एम श्योर मिस नहीं किया आपने, लिया, बस पहले प्रॉफिट बुक कर लिया, विच इज ओके। बट हमारे दर्शक अगर होल्ड कर रहे हैं तो उनको बने रहने की सलाह होगी, आई एम अज्यूमिंग। जी डेफिनेटली। इवन BML मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ब्रेकआउट है 5400 के पार भी जा सकता है। तो मंडे तक होल्ड करके चल सकते हैं, और 100-150 रुपए का मोमेंटम आना चाहिए। सभी डिफेंस स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है 5400 5450 वहां पे आता है तो पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए BML पर क्लियर कट है। 5450 आता है तो तब आप एग्जिट करेंगे, तब तक राइड कीजिए। आज नया सौदा क्या जोड़ रहे हैं आप अरुण? अगेन सेम सेक्टर से रहेगा, आप कह सकते हैं डिफेंस का ही पार्ट माना जाता है। MTAR टेक में बाय करने की सलाह है। 2060 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी एक बड़ा मोमेंटम देने के लिए तैयार है। तो 2240 के टारगेट के साथ इसको बाय करें और 2010 का स्टॉप लॉस लगाए। ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है एटलीस्ट जो मोमेंटम सभी दूसरे डिफेंस स्टॉक्स में आया, तो इसमें भी वो मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो MTAR में एक अपॉर्चुनिटी 7.5% के गेंस 261 के आसपास ट्रेड करता हुआ आप 2240 का टारगेट लेकर चलेंगे, और 2010 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स है। इनफैक्ट आशीष और अरुण के पोर्टफोलियो में एक एक जगह है, उनसे मैं ट्रेड लूंगी आगे। बात करते हैं इस बीच लेट रेवेन्यूज टेक की, यानी कि इक्सिगो। ये उस नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कंपनी OTA प्लेटफॉर्म लेकर आई है। FY24 का Q4 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब मैं वो नंबर्स आपके लिए पढ़ देती हूँ। ये Q4 के नंबर्स हैं माइंड यू, और इन्होंने साथ ही FY24 का भी ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया है। तो Q4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20% बढ़कर 165 करोड़ के आसपास आया। यहाँ पर मुनाफे में अच्छी खासी ग्रोथ है, लगभग 50% का इजाफा, 7 करोड़ का मुनाफा। कंपनी की EBITDA में 17.5% से ज़्यादा की ग्रोथ है। मार्जिन्स आप कह सकते हैं स्टेडी है, क्योंकि 20 बेसिस पॉइंट का ही कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। परफॉर्मेंस अच्छा है Q4 में। अब FY25 क्या लेकर आएगा और यहाँ से आगे की क्या तैयारी है, सब पर बातचीत करेंगे।
मेरे साथ इस समय कंपनी के चेयरमैन और एमडी और फाउंडर आलोक बाजपेयी जुड़ रहे हैं। आलोक, कंग्रेचुलेशंस। एक तो आपसे लिस्टिंग के बाद बात नहीं हो पाई, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और ये आपकी पहली लिस्टेड एंटिटी के तौर पर नंबर्स आप लोगों ने पेश किए। परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली अच्छा है, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रो ही करती दिखाई दे रही है। मुझे फटाफट से अगर बता सके, क्या वो की ड्राइवर्स हैं? क्या ये सीजनैलिटी का फायदा Q4 में मिला है? हर्षदा, शो पे हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो Q4 के नंबर्स हैं, उनमें दो फैक्टर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। पहला फैक्टर ये है कि देखिए, हमारी जो कहानी है वो ये है कि हमने पिछले 10 साल में नेक्स्ट बिलियन यूजर जिन्हें हम कहते हैं, या फिर जो हमारे टियर 2, 3, 4 छोटे शहरों से जो ट्रैवल बुक करने आ रहे हैं, भले ही वो ट्रेन बस से हों या हाल में एयरपोर्ट्स भी खुल गए हैं छोटे शहरों में जहाँ पे ग्रोथ आ रही है। तो इन तीनों ही वर्टिकल में हमें इस बात का फायदा मिल रहा है कि हमारा पेनिट्रेशन यूजर लेवल पे काफी ज्यादा है। जैसे अगर आप पिछले साल की बात करें, 48 करोड़ हमारे पास एनुअल एक्टिव यूजर थे। महीने में भी हमारे पास लगभग 77 मिलियन या फिर 7.7 करोड़ ऑन एवरेज हमारे पास मंथली यूजर्स आ रहे थे। और इनको हमने मोनेटाइज बेटर किया है इस तरह से कि या तो हमने क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग इस यूजर बेस में फ्लाइट और बस बिजनेस की बढ़ाई है पिछले साल। अगर आप देखें, हमारा फ्लाइट बिजनेस 77% ग्रो किया है, पैसेंजर सेगमेंट लेवल पे 75% ग्रो किया है साल में, जीटीवी लेवल पे। और ये ग्रोथ सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि हमने अपने यूजर बेस में अपनी एबिलिटी टू मोनेटाइज इंप्रूव करी है। दूसरी चीज, हमने ब्रांड और परफॉर्मेंस स्पेंड भी बढ़ाए हैं पिछले साल। कई सालों से इक्सिगो ने बहुत ज्यादा ब्रांड स्पेंड नहीं किया था, मतलब पहले 10 साल तो हमने ना के बराबर ब्रांड स्पेंड किया है अपनी कंपनी में। लेकिन पिछले 12 महीने में आप देखिए, हमने अपने ब्रांड स्पेंड्स को इंक्रीज करके और परफॉर्मेंस स्पेंड को इंक्रीज करके मार्केट शेयर गेन करने की रणनीति अपनाई है। फ्लाइट साइड पे, बस में भी हम मार्केट से थोड़ा फास्टर ही ग्रो करे हैं। ट्रेन की जहां तक बात करें तो हम पिछले कई सालों से डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर कर रहे थे वहां पे, और वो यहाँ बरकरार होती दिख रही है। तो एक्सेलरेशन जो फ्लाइट साइड में आया है, जबकि मार्केट सिर्फ सिंगल डिजिट % ग्रो किया है, और जो बस साइड में हमारे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और हमारी वॉल्यूम्स भी अच्छी ग्रो करी है, इसका रीजन है जो हमारा रिजल्ट आया है। क्योंकि ये एड स्पेंड्स डबल हुए हैं आलोक, क्या ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा? और जब आप कह रहे हैं कि आप फ्लाइट पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को शायद कुछ और ऑफर्स दे रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? क्या उनकी तरफ से खर्च कम हो रहा था, या फिर आप चाहते हैं जो लोग ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर हैं वो अब फ्लाइट्स को भी अटेम्प्ट करें? फिलॉसफी क्या है इस एड स्पेंड बढ़ाने की? या फिर आप क्योंकि आईपीओ ला रहे थे तो इवेंचुअली वहां पर भी खर्च करना पड़ा था? तो मैं कहूंगा, जो आपने अभी बोला कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो पहले ट्रेन लेते थे लेकिन उनकी या तो इनकम इंप्रूव हुई है या फिर वो एयरपोर्ट खुल गया। आप अयोध्या का एग्जांपल लें या आप दरभंगा का एग्जांपल लें या फिर आप झारसुगुड़ा देखें, तो इन जगहों पे एयरपोर्ट था ही नहीं। तो अयोध्या में जब इस साल एयरपोर्ट खुला, हमने देखा कि हमारे कई सारे जो कस्टमर ट्रेन बस बुकिंग के लिए हमारे पास आते थे, उनमें से कुछ ने अयोध्या से फ्लाइट बुकिंग चालू करी, और उस राउट पे हमारा जो मार्केट शेयर निकल के आया वो हमारे नेशनल एवरेज से फार बेटर आया, क्योंकि हमारे पास वो यूजर पेनिट्रेशन ऑलरेडी था। इस तरह से पिछले साल कई जगहों पे छोटे शहरों में हमने देखा है कि हमने मार्केट शेयर गेन किया है उन्हें एयरपोर्ट से। तो आप कह लें कि जो फर्स्ट टाइम फ्लायर है हमारे देश में, जो सारी ग्रोथ ला रहा है हमारे फ्लाइट मार्केट में, उस पे हमारे पास ये एडवांटेज है कि वो यूजर कहीं ना कहीं हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ है, और हम उसको टारगेट करके सही समय पे, या फिर उसको अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह लें या एआई कह लें जिसको, वो यूज करके किस तरह से वी आर एबल टू क्रॉस सेल एंड अपसेल एट द राइट मोमेंट, वही रीजन है हमारी इस ग्रोथ का। और ट्रेन साइड पर स्थिति अब आगे कैसी रहेगी? क्योंकि ऑफ कोर्स एस्पिरेशन होती है, जो बस से ट्रैवल करता है वो आगे ट्रेन में आता है, ट्रेन मूव्स ऑन टू फ्लाइट। लेकिन ट्रेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स हमने देखे हैं अच्छे खासे बड़े हैं, इनफैक्ट सभी सेगमेंट्स में वो बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन ट्रेन वाले साइड पर अच्छा खासा कंपटीशन भी है आलोक, तो टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व आप लोग अब इस मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जी, तो मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो हमारा मार्केट शेयर देखिए इंप्रूव हुआ है। अगर 9 महीने का हम मार्केट शेयर अपना देखें
FY24 का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है दिसंबर तक का, तो उसमें हमारा मार्केट शेयर ट्रेन साइड पे 52.6% के आसपास है ऑफ द OTA मार्केट। तो हम यहाँ पे क्लियर मार्केट लीडर हैं ऑन द ट्रेन OTA साइड, और हमारा वहाँ मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है। एक साल पहले वो 46% था, अब 52% से ज्यादा है। बस की बात करें तो हमारा मार्केट शेयर 11.5% से 12.99% के आसपास, मतलब क्लोज टू 13% पहुंच गया है। और फ्लाइट की भी अगर बात करें तो फ्लाइट में तो हमारा मार्केट शेयर बहुत ज्यादा ग्रो किया है। 3.3% ऑफ द मार्केट थे हम OTA के FY23 में। FY24 में वो 5.3 के ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों ही वर्टिकल में हमने मार्केट शेयर गेन किया है। ट्रेन और बस में खासकर हमारा एडवांटेज ये है कि क्योंकि यूजर बेस हमारा उधर की तरफ स्क्यूड है, बहुत सारे छोटे शहरों में हमारा डीप पेनिट्रेशन है, तो वहां पे नेचुरल एबिलिटी टू गेन मार्केट शेयर है। फ्लाइट में परफॉर्मेंस और ब्रांड पे खर्च करके थोड़ा कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज करके हमने स्ट्रेटेजी अपनाई है कि हम रणनीति ये रखेंगे कि मार्केट शेयर गेन करते रहना है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल एडवांटेज नए यूजर्स को लाने का है। पहली बार जो फ्लाइट बुक कर रहे हैं वो हमारा फोकस है, उनको हम डिस्काउंट्स दे रहे हैं, उनको हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग से ला रहे हैं। और ये मार्केट तो सिर्फ सिंगल डिजिट परसेंटेज ग्रो कर रहा था Q4 में, लेकिन वहाँ Q4 में भी हमने 41.8% बुकिंग्स और पैसेंजर सेगमेंट्स ग्रो कराए हैं। तो उसका यही रीजन है कि हमारा फोकस उधर की ओर शिफ्ट हुआ है कि हम फ्लाइट बिजनेस को प्रेफरेंशियली ग्रो कराएंगे। इसी में हमने फोन पे की भी पार्टनरशिप, अगर आप देखिए, हमने वी हैव स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन फोन पे। फ्लाइट और बस में हमने वहां पे पार्टनर किया, ट्रेन में हम पहले से पार्टनर थे। अगेन वहां मार्केट शेयर गेन्स देखने को मिल रहे हैं हमें। हालांकि ये पार्टनरशिप जस्ट अभी लाई हुई है कुछ ही हफ्ते पहले, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें नतीजे अच्छे आते दिख रहे हैं। ओके, जब आपने कहा कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे फ्लाइट साइड पर, क्या ये ओवरऑल मार्जिन्स को भी फिर 9.5% के आसपास ही रखेगा, और इज देयर स्कोप टू ग्रो दैट मार्जिन फर्दर? देखिए, जो एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारे बिजनेस में, वो हम चाहेंगे कि हर साल ग्रो करे। लेकिन कुछ वर्टिकल्स में जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, फ्लाइट ले लें, बस ले लें, जहां पे हमारा मार्केट शेयर अभी ग्रो कराने का बहुत सारा स्कोप है, वहां पे हम परसेंटेज लेवल पे सीएम में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे टू परस्यू फास्टर ग्रोथ। बट वॉल्यूम्स हमारे अच्छे ग्रो कर रहे हैं, तो वॉल्यूम्स उसको कॉम्पनसेट करेंगे और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इनफैक्ट मैं FY25 के लिए आउटलुक लेना चाह रही हूं, लेकिन Q2 के नंबर्स के बाद आई एम श्योर आपको ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एक गाइडेंस देने के लिए। तो गुड लक टू यू एंड ऑफ कोर्स द एंटायर टीम एट ixigo। थैंक यू अर्षद। तो लेट रेवेन्यूज टेक के नाम से ये कंपनी लिस्ट हुई है। ixigo, एक्चुअली इसका नाम ixigo ही रखना चाहिए, क्योंकि वैसे ही कस्टमर्स भी कनेक्ट करते हैं। स्टॉक लगभग 5.5% ऊपर है। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक जोड़ सकते हैं आशीष और साथ ही अरुण, उनसे भी होगी बातचीत। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ सकते हैं। आशीष, कुछ है आइडेंटिफाइड? नहीं, फिलहाल अभी वेट करना चाहेंगे, क्योंकि बाजार की चाल थोड़ी देखनी होगी सेकंड हाफ में। अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर अगर बनता है तो स्टॉक्स भी नीचे आ सकते हैं, तो थोड़ा वेट करके देखेंगे कि कहाँ पर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है इंडेक्स और बाउंस बैक हो रहा है। अरुण? अगेन अर्षदा जी, सेम व्यू है, थोड़ा वेट करके 12 साढ़े 12 के आसपास कोई कॉल निकलता है। वैसे 1 से 2 स्टॉक है मेरे रेडार पे, अगर वो ब्रेकआउट देते हैं तो वो स्टॉक जरूर इनिशिएट करें। ओके, तो एक एक ट्रेड ही दिया है हमारे जानकारों ने, एक ट्रेड बाद में आएगा। चलिए, जो ट्रेड्स आए हैं उसका एक रिकैप आपके सामने। आशीष ने TVS सप्लाई चेन दिया, 215 टारगेट, 188 का स्टॉप लॉस है, और ये स्टॉक इनके लिए करीब 1% जोड़कर दे रहा है। साथ ही आप देखिएगा, अरुण ने जो ट्रेड पिक किया है वो MTAR टेक, 2240 का टारगेट और 2010 का स्टॉप लॉस। यहाँ ये काउंटर थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, 1.5% की गिरावट आ गई है अब। लेकिन अमित ने जो 2 ट्रेड्स दिए हैं उसमें BDL और साथ ही IRFC। BDL 1900 का टारगेट, 1700 का स्टॉप लॉस, और IRFC 195 का टारगेट, 177 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की स्थिति देखें तो 0.41% ही IRFC जोड़कर दे रहा है, BDL ऊपरी लेवल से हल्का सा नेगेटिव है। तो आशीष जी, आपको तो गहरी सांस लेनी चाहिए। आपका TVS सप्लाई चेन इज परफॉर्मिंग बेटर देन IRFC, जो आप पहले देना चाह रहे थे। अब मुनाफे का मीटर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, कौन कहाँ पहुँच रहा है
वो आपको दिखा देते हैं। तीनों जानकारों के बीच का मुकाबला आज कल्मिनेट होगा। 3:20 पर हम वो रिटर्न्स आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए स्थिति, अब आशीष कयाल आगे बढ़ गए हैं, 10% से ज़्यादा के रिटर्न्स। अरुण के 7% के रिटर्न्स है और अमित 5.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स एंजॉय कर रही है। आपके लिए ताज़ा हाल 1 बजे एक और अपडेट आएगा। और ऑफकोर्स 3:20 पर मार्केट बंद होने से ठीक 10 मिनट पहले इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से होगी बातचीत। तो गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ने वाला है क्योंकि लर्निंग का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। एफएनओ गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल के ब्लॉकबस्टर सीजन्स के बाद सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है मार्केट गुरुकुल। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले इस वेबिनार में आपको मौका मिलेगा इक्विटी मार्केट को 360 डिग्री समझने का इंडिया के बेस्ट एक्सपर्ट से। बस थोड़ा इंतजार करिए, बाकी डिटेल्स जल्द ही शेयर होंगी। जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।